नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश बड़ी विपरीत परिस्थितियों में फंसाकर लाकर खड़ा कर दिया। अमित शाह आज राजस्थान में भाषण दे रहे थे। वो वंदे मातरम पर बड़े ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कभी हमारा ही मातृत्व संगठन इस गीत से बड़ी नफरत करता था। अब चूंकि आपने पुरजोर कोशिश कर दी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार और सावरकर की तरफ खूब आर्टिकल लिखवाए, खूब इतिहास में बातें लिखी गई, लेकिन जनमानस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जनमानस में जो स्वीकार्यता थी वो गांधी की थी, नेहरू की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, सरदार भगत सिंह की थी, अशफाक उल्लाह की थी, चंद्रशेखर आजाद की थी, इन सब की थी। आपकी जो बोलियां थी वो टाई टाई फिस हो गई। फिर आपको वापसी करनी पड़ी कि अब कांग्रेस से बड़ी लकीर कैसे खींचे। तो फिर बड़ी लकीर खींचने के लिए आपने कहा कि जो कांग्रेस ने छोटी सी कमी कर दी होगी उन कमियों को हम पूरा कर देते हैं तो हिंदुत्व का राग आ जाएगा। अब आप कमियां खोज रहे हो, लेकिन आपकी सरकार ने जो तीसरा वादा किया था 22 या 24 छात्रों की मौत पर 1-1 करोड़ रुपए देने का, क्या वो पूरा हो गया? क्या उनकी जो एक जिम्मेदारी थी ना उसे सीजेपी उठा रही है और ना कोई और सवाल कर रहा है, केवल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो सीजेपी ने वो तीसरे सवाल को क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया? वो निरे सवाल उठा रही है, इधर से उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल कर रही है, मनन कुमार मिश्रा पर सवाल कर रही है, लेकिन क्या उसने बताया कि उन 25 या 24 छात्रों को वो पैसा मिल गया? मेरा सवाल बड़ा गंभीर है। और ऐसे में नक्सल कौन सा है, वो दिमागी है कि बीमारू है? वो नक्सल और आ गया, आज इस पर पार्टी बन गई। मोदी की परेशानी कम नहीं हो रही। उधर एलन मस्क कह रहा है कि अब अगर वीडियो या कोई पोस्ट हटवाओगे तो हम सार्वजनिक कर देंगे किस सरकार ने लिखा है, किस अधिकारी ने लिखा है। अब तो बड़े बुरे फंसे हैं। ये ठीक उसी तरीके से कि ताजिए के जुलूस में कोई हिंदू फंस जाए तो मुसलमान तो कहते हैं हाय हिस्से हम ना हुए तब तुम हुए, और तुम हुए तब हम ना हुए, और हिंदू कहता है आए फंसे सो आए फंसे। तो अब मोदी जी आए फंसे सो आए फंसे वाली पोजीशन में आ गए। संजय सर, क्या है पूरा मामला और क्या खबर है आज की? खबर मोटा मोटी वही है कि इन्होंने जो दिमागी नक्सल कहा, तो इन्होंने तो कहा, तो कहते रहे हैं ऐसी ही बातें, लेकिन जब दिमाग की बात आती है तो ये सवाल उठता है कि किसका दिमाग, कैसा दिमाग, कौन सा वाला दिमाग, ज्ञान वाला दिमाग, बिना ज्ञान वाला दिमाग, आदि आदि। तो अब इन्होंने कह दिया, लेकिन मैंने 15 अगस्त को अखबारों में छुट्टी होती है, कई अखबार नहीं आए, जो अखबार आए, और जाहिर है छुट्टी का दिन होता है तो खबरें कम होती हैं या वैसी खबरें दी नहीं जाती हैं जो उनको पढ़वाना होता है वगैरह वगैरह। तो जो अगले दिन जो अखबार आया उसमें इस खबर को एकदम पहले पन्ने पर तान दिया अखबार वालों ने कि मोदी जी ने ये कहा। लेकिन विपक्ष ने कहा, या जो इससे नाराज हैं या जो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, पुअर है, फालतू चीजें वगैरह वगैरह। वो नहीं छपा अखबारों में। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा, और मैंने इतने पुराने प्रधानमंत्री, 13 साल पुराने, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है अपने अनुभव से कह रहे होंगे, अपने ज्ञान से कह रहे होंगे, अपने अध्ययन से कह रहे होंगे, अपने दिमाग से कह रहे होंगे, जिससे भी कह रहे हो, जहां से भी कह रहे हो, तो उसका महत्व है बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको उस पर जो प्रतिक्रिया है लोगों की, अगर वो लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, तो वो क्यों नहीं छापना, या उस पर क्यों आप भाग रहे हैं, या उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो माने मेरी दिक्कत अखबारों से है कि अखबारों ने इसको तान दिया जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत कोई थीसिस लिख दिया, या कोई उनका थीसिस का रिसर्च का रिजल्ट है कि दिमागी नक्सल भी कुछ लोग हैं। लेकिन इससे पहले अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या सब होते थे इनके। तो उसके बाद अब ये आए हैं, तो ये कहना क्या चाहते हैं या उससे फायदा क्या है, वो सब तो अपनी जगह है। लेकिन जब दिमाग की बात हो रही थी तो दिमाग की बात के साथ, मतलब अमित शाह ने जो ये कहा वहां वंदे मातरम पर,
हुआ ये कि 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें वंदे भारत जब बज रहा था, कांग्रेस कार्यालय में पहले से बजता रहा है, लेकिन अभी सरकार ने मैंने इसी सत्र में ये नियम पास किया है कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, ओरिजिनल जैसे लिखा गया था 100 साल पहले। लेकिन उसको पूरा नहीं गाने का कारण है, कांग्रेस ने पहले तय कर रखा था और जितना गाया जाता है वही गाते रहे हैं ये लोग, सब चल रहा है। नहीं गाने का कारण है वो सब अपनी जगह है, सबको पता है, सारी चर्चा हो चुकी है, वो सब पुरानी चीजें हैं। फिर भी इन लोगों ने ये नियम बनाया, मैंने नियम का कानून बनाया है कि पूरा गाना पड़ेगा। अब पूरा गाना पड़ेगा, इनका कानून है, अब वो दिमाग की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता, किसके दिमाग की है, कैसी है, वो कैसा दिमाग है, वो सब अलग चीज है दिमाग की बात। तो दिमाग से ये पास कर दिया गया, लेकिन मैंने यह आरोप है, मैं नहीं जानता सच क्या है, या वीडियो पर अमित शाह ने कहा कि उन्होंने वीडियो पर देखा कि जब वो गाना बज रहा था तो सोनिया गांधी ने कहा उसको रोकने के लिए, और शायद उनके कहने से रुक गया या वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उनका आरोप है। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने वो गाना बंद करवा के या पूरा नहीं बजने देकर पाप किया है। अब जब बात दिमाग की चल रही है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाना बंद करवा देना पाप कैसे है, आपने जो कानून बनाया है वो पुण्य कैसे है, या वो पाप क्यों नहीं है। और जो गाना 100 साल से चला आ रहा है, कांग्रेस ही बजाती रही है, और उसी में कांग्रेस ने कल अपने कार्यक्रम में बजाया। वो जो 100 साल से ज्यादा से बजाती रही है, उसको वो ज्यादा या कम करे तो क्यों करे और क्यों नहीं करे। अब ठीक है, आपका कानून है, भारत में रहना है तो आपके कानून मानने पड़ेंगे, सरकार आप ही का है, वगैरह वगैरह, लेकिन उस कानून को चैलेंज करने का भी कुछ नियम होता है। और जो कुछ भी है, माने कानून का उल्लंघन भी हुआ, उसके लिए एफआईआर भी फाइल हुई है, बनारस में सोनिया गांधी के नाम से एफआईआर फाइल हुई है। तो ये सब आप कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जब दिमाग की बात चल रही है तो इन्होंने कहा कि आपका पाप देश देख रहा है। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने जो ये रुकवा दिया या उसको पूरा बजने नहीं दिया या उस पर एतराज किया, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, मैंने सुना नहीं, जैसे मैं सुनता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मामले सुनने की जरूरत नहीं, उसमें समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। और वंदे मातरम का पूरा मामला बहुत पुराना है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, वो मुझे पता है कि बिल्कुल बकवास है। तो खैर, उसको नहीं सुनना अगर पाप है तो नीट की व्यवस्था के कारण या परीक्षा की गड़बड़ी के कारण जो 22 बच्चे कम से कम नीट में मरे, 22 से ज्यादा 23-24 की भी बात हो रही थी, कम से कम 22, और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की एक मांग थी कि इन 22 बच्चों को मुआवजा दिया जाए। अब सरकार अगर कोई काम ठीक नहीं कर रही, गलत कर रही है, या सरकारी निर्णय से या सरकारी लापरवाही से अगर बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको कंपनसेट करे। जाहिर है कंपनसेट कितना भी पैसा देने से नहीं हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन इस सरकार ने ना अफसोस जताया, ना उनसे मिलने कोई गया, ना उनकी कभी कोई बात हुई, सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। और जब कॉकरोच जनता पार्टी से एग्रीमेंट हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था 1 करोड़, जो लिखित एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये कहा था कि सरकार जो दिया जा सकता है, जो तरीका है उसके अनुसार देगी वगैरह। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। एग्रीमेंट में ये भी था कि सरकार मुकदमा नहीं चलाएगी, और मुकदमा चलाने का ये हाल था कि जिन बच्चों ने गाली दी उनके घर बीजेपी के गुंडे गए, उनसे माफी मंगवाई गई, और पुलिस ने जो किया सो सब किया ही। तो जाहिर है अगर कॉकरोच जनता पार्टी वाले अगर इसमें ही फंस गए कि कानून, सरकार कैसे एफआईआर ना करे, या सरकार एफआईआर करके लोगों को परेशान ना करे, या बच्चों को माफी मंगवाने के लिए वो घर जाके परेशान नहीं, तो जाहिर है कॉकरोच जनता पार्टी को ये सब देखना पड़ा। तो वो जो मुख्य मांग थी कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए, वो छूट जाएगा, और वो छूट गया। तो सरकार अगर अपनी गलती, और सरकार ने जब मंत्री का तबादला किया है तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि गलती उसकी थी, और सिर्फ मंत्री का नहीं, अधिकारियों का भी तबादला किया वगैरह वगैरह, तो उसकी जिम्मेदारी है। और आप बच्चों को तय कर, माने एक तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुआवजा देना चाहिए, और दूसरे आपने समझौते में कहा है कि देंगे, ठीक है कि 1 करोड़ देने के लिए नहीं कहा है, कुछ भी देने की कहा है, और अगर वो प्रावधान नहीं है तो आपने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि कोई प्रावधान नहीं, हम नहीं देंगे। हालांकि पहले दिए जाते रहे हैं ऐसे मामलों में, और बीजेपी की सरकार मुआवजा नहीं देती है, ये भी सबको पता है। और उसके बाद अमित शाह बात कर रहे हैं कि पाप हो गया। तो पाप क्या होता है, और पाप
लोगों की मौत का पाप नहीं हो रहा है और लोग चींटी मारने को पाप कहते हैं। तो आपका पाप कहाँ है, आपका ज्ञान कहाँ है और आपके दिमाग की क्या स्थिति की क्या बात की जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो मुझे लगता है कि आदमी घबराहट में, तनाव में, परेशानी में जो क्या कहते हैं कि दिमाग तनाव में कुछ का कुछ काम करने लगता है या सामान्य ढंग से काम नहीं करता है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है जो ये लोग इतने, एक तो अमित शाह इतने दिनों से गायब थे, संसद में बोले नहीं, और जब संसद में बुलाया जा रहा था तो नहीं बोले। जैसा कल मैंने कहा कि जो उनसे पूछा जा रहा था उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। और सब नहीं करके आप राजस्थान में जाकर के अगर ये बात कर रहे हैं, और एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिमागी नक्सल भी कोई चीज होता है, तो आप दिमागी नक्सल हैं कि नहीं, या हैं तो क्या है पता नहीं, मैंने दिमागी नक्सल तो नहीं होंगे, क्योंकि दिमागी नक्सल उन्होंने अपने लोगों के बारे में तो नहीं कहा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दिमागी नक्सल्स को आइसोलेट करना है, तो ठीक है वो सब करें, प्रधानमंत्री की बात है। लेकिन अमित शाह जो पूछ रहे हैं या जो बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसमें दिमागी नक्सल का मामला कितना है या क्या है वगैरह वगैरह, ये बहुत गंभीर मुद्दा है मुझे लगता है, और इसमें कोई चर्चा नहीं है। और ये वैसे ही है जैसे कि 22 बच्चों को मुआवजा नहीं दिया गया, और मतलब उनके लिए, उनके परिवार के लिए तो जीवन भर की त्रासदी है, और वो 1 करोड़ रुपए से जाहिर है कि उसका कुछ भी नहीं होगा। फिर भी राहत की बात, सांत्वना की बात तो हो सकती थी कि उससे कुछ असर होता, वो सब नहीं हुआ। और उम्मीद दिला करके नहीं देना ये पाप नहीं है, और वंदे मातरम पूरा बजने नहीं देना या पूरा सुनने नहीं देना या रुकवा देना पाप है। ये अगर सरकार है तो ये सरकार क्या कर रही है, और इस सरकार को क्यों सत्ता में बने रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और अगर पूछे जा रहे हैं तो राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, ये भी खबर है। तो अगर सरकार को ये अधिकार है कि वो विपक्ष के नेता को सवाल पूछने पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दे, प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो विपक्ष के नेता को या विरोधियों को या किसी को भी दिमागी नक्सल कह दे, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है और वो सरकार कहाँ निभा रही, कैसे निभा रही, पिछले 10 साल में, 12 साल में सरकार ने क्या काम किया है वो तो कभी नहीं बताती। लेकिन जो विरोध करता है उसके बारे में अर्बन नक्सल और भी कुछ कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया था, वो भी था, और अब ये दिमागी नक्सल आ गया। तो 3 तरह के लोग आपके पास, पहले तो हिंदू मुसलमान होते थे, अब जो है टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और ये दिमागी नक्सल सब आ गए। तो आपका वोट कहाँ है, आप फिर कैसे टिके हुए हैं? तो ये मान लिया जाए कि आपको चुनाव आयोग ही जितवाता है, ईवीएम से ही आप जीतते हैं। पहले तो आप हिंदू मुसलमान करके जीते थे, हिंदुओं का वोट आपको मिला था। लेकिन अब जब दिमागी नक्सल से आपको दिक्कत है, अर्बन नक्सल से आपको दिक्कत है, ये टुकड़े गैंग से आपको दिक्कत है, बाकी जातियों के मामले में आप वैसे परेशान है, तो फूट डालो, शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी, क्या आप उसी पे चल रहे हैं? और अगर वो सब नहीं कर रहे हैं तो 12 साल में, 14 साल में, 13 साल में आपने क्या किया वो क्यों नहीं बताते हैं? और अगर किया तो वंदे मातरम के लिए कानून बनाया, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ही से परेशान है। और जो 22 बच्चे मर गए या आपके मंत्री के कारण मर गए या आपकी लापरवाही नालायकी के कारण मर गए, उनकी आपको चिंता नहीं है। और ये सिर्फ एक मामला है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। भ्रष्टाचार, चोरी, शासन, प्रशासन, वो सब तो अलग चीज है। ये एक मामला सिर्फ छात्रों को मुआवजा देने वाला नहीं हो रहा है। और हालत ये है कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी कि किसी व्यक्ति को कोई सरकारी पद दिला देने के लिए, जो संभवतः पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है, किसी व्यक्ति से 2 करोड़ कुछ रुपए, मतलब लगभग 3 करोड़ रुपए उसे ठग लिए गए। माने ये सिस्टम चल रहा है कि बाजार में या शहर में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप पैसे दीजिए तो हम आपको सरकारी पद दिलवा देंगे, और लोगों को सरकारी पद में इतना लालच दिख रहा है या इतना लाभ दिख रहा है कि वो 3-3 करोड़ रुपए दांव पे लगा दे रहे हैं। और जाहिर है जिसको पद मिल गया वो तो बता नहीं रहा होगा। तो पद सरकार ने पैसे लेके दिए या दलाल ने खाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये धंधा चल रहा है और अखबार में खबर छपी है।
भले वो छोटी सी खबर है, लेकिन ये खबर छपी है कि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि आपको हम सरकारी पद दिलवा देंगे, जिस पद से इतनी कमाई की संभावना है कि वो 3 करोड़ रुपए खर्च देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कमाई पर्यावरण मंत्रालय में है, उसी पर्यावरण मंत्रालय में जिसके 4 अधिकारी एक साथ अचानक हटा दिए गए, उसी पर्यावरण मंत्रालय में जिससे संबंधित कानून सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार बदले, उसी पर्यावरण मंत्रालय में जिससे संबंधित कानून सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया या अपने ही फैसले को बदल दिया। ये सारा कुछ उसी पर्यावरण मंत्रालय में हुआ है, जिसमें एक पद के लिए, पता नहीं वो पद क्या था, कोई व्यक्ति 3 करोड़ रुपए मांग रहा था और कोई व्यक्ति दे रहा था। तो अगर 3 करोड़ रुपए इसी तरह कोई दे ले सकता है, तो आप समझिए कि सरकारी पद का क्या हाल है, किस तरह बिक रहा है, या किस तरह लोग बेच रहे हैं, या किस तरह लोग खरीद रहे हैं, या खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि खरीदा ही होगा किसी ने, लेकिन किसी को खरीदने की उम्मीद होगी तभी तो कोई 3 करोड़ रुपया दिया होगा। और इसमें मन्नन मिश्रा जैसे सांसद हैं जो जबरदस्ती सरकार की चापलूसी या सीबीआई की चापलूसी करके एकदम गैर कानूनी आदेश जारी करते हैं, और इतने तानाशाह प्रवृत्ति के हैं कि उन्होंने बिना किसी से पूछे अपने साथ के लोगों से या बिना सहमति के ऑर्डर जारी कर दिया। इस ढंग से ये सरकार काम कर रही है, आरोपी या दोषारोपण विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, और अगर कोई विरोध करे तो उसको आप कुचलने दबाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे, और सारे सरकारी खर्चे पे होते हैं, सरकारी दबाव में होते। और अब जब कोई सुन नहीं रहा है, या आपकी प्रतिक्रिया का असर ये हो रहा है कि पहले कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई है, तो जाहिर है कि आप घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और काम की बात तो पहले भी नहीं करते थे, वो तो अब भी नहीं हो रही है। तो क्या ये सरकार को अभी भी पद पर बने रहने का अधिकार है, और खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जैसा मैंने कल कहा कि इस्तीफा वो देंगे तो उनको पता है कि फंसेंगे, तो इस्तीफा वो देंगे नहीं। और क्या देश इस तरह का नुकसान में, हर दिन तो नुकसान ही हो रहा है कुछ ना कुछ, देश का फायदा कुछ हो नहीं रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है, तो इसी तरह देश घिसटता रहेगा, या कहीं कोई है जो सुन सकता है, जो कुछ कर सकता है, या सरकार की मनमानी चलती रहेगी कि आप लोकसभा में नहीं आओगे, जवाब नहीं दोगे, प्रचार तरह तरह के करोगे, और फिर वो कुछ निकलेगा नहीं, उसका अफसोस नहीं, और आप विरोधियों को या जो आपको पसंद नहीं है उसको आप दिमागी नक्सल कह दोगे, आइसोलेट करने की बात करोगे। अगर आइसोलेट करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई और अपील करे कि अनपढ़ों को आइसोलेट कर देना चाहिए, अनपढ़ सत्ताधीशों को आइसोलेट कर देना चाहिए, तो बहुत बुरा लग जाएगा। इन्होंने दिमागी नक्सल कहा, राहुल गांधी तो कहानी सुना रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को इडियट कहते, लेकिन इन लोगों को खुद लगने लगा कि उनको कहा, ये लोग खुद मान लिए कि फलाने को कहा, ढिमकाने को कहा, जबकि राहुल गांधी ने कुछ नाम ही नहीं लिया था। वो मैं देख रहा था उस समय, और उसमें राहुल गांधी बता रहे थे कि किसी ने उनको कहानी सुनाया जिससे उन्होंने ये पूछा, वो पूछा, तो उसने कहा इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसमें कहा कि ऐसे आदमी को इडियट कहते हैं। तो इसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया, इन्होंने खुद मान लिया कि उन्होंने इनको नहीं, उनको इडियट कहा, जबकि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। तो मैंने संजय राउत ने कहा है कि इडियट को इडियट कहना पाप है क्या, या इडियट को इडियट कहना अपराध क्या है क्या, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप इडियट कहने से, मैंने बिना नाम लिए कहने से नाराज हो रहे हैं, और दूसरों को आप कह रहे हैं कि नक्सल, दिमागी नक्सल है, और आप उसको आइसोलेट करने की बात भी कर रहे हैं, जबकि देश बड़े अच्छे से ये मांग कर सकता है कि अनपढ़ लोगों को, या जो मूर्खतापूर्ण बेवकूफी वाली बातें करते हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, जो कुतर्क करते हैं, जो तर्क संगत बात नहीं करते हैं, जिनकी बातें सुनने में ही झूठी और गलत लगती हैं, उन लोगों को हलक कर दिया जाए, तो तुरंत नाराज हो जाएंगे लोग। वैसे ही जैसे इडियट कहने से नाराज हो गए, मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल को कहेंगे कि मैंने उसको कह दिया, उसको कह दिया, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन स्थिति यही बन गई है कि आपका कोई भी विरोध करे तो आप उसको चाहे जो कहिए, सत्ता में रहने के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभा नहीं रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं, मैंने जब ये समझौता हुआ था कि मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे,
तो मुकदमे चले, उसमें कई दिन लगा उसको वापस लेने में, और सिर्फ मुकदमे नहीं चले, लोगों को डराया धमकाया गया, जिसका अंत नहीं कहूंगा मैं, वो अंत नहीं हुआ है, अभी ये मानेंगे नहीं और चलेगा, जिसका अंत लास्ट पिछला मामला मनन मिश्रा का है। मनन मिश्रा बेसिकली धमका ही रहे थे कि हम आपको कहीं नौकरी नहीं करने देंगे, लॉ आप कानून पढ़ के भी किसी लायक नहीं होंगे, भारत में तो वकील बन ही नहीं सकते, वो भी धमका नहीं था। तो सरकार इस तरह से कर रही है, मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट उस मामले में एक्शन लेगा नहीं लेगा, लेकिन लेना चाहिए कि आप किसी को धमका कैसे सकते हैं। लेकिन जब सरकार का एक सांसद धमका रहा है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग जब यही कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे या क्या नहीं करे, वो देखने की बात होगी। तो देखा जाए आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि सरकार कह रही है कि दिमागी नक्सल है, और जबकि अर्बन नक्सल और उसमें कोई कुछ मिला नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग में कुछ मिला नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और ये प्रियांक खड़गे ने इस पर आरएसएस पे जो मामले बनाए हैं, आरएसएस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ऐसी है जैसे प्रियांक खड़गे ने ही कहा है कि कोई गिरोह है क्या कि हम किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो हमको धमकाएंगे। तो ये हालत है बीजेपी की या आरएसएस की, सरकार में है तो, जहां विरोध में है तो। चलिए सर, देखते हैं कि सरकार क्या करेगी, या वंदे मातरम पर घुमाती रहेगी या इन बच्चों को न्याय देगी। वैसे आज सुनने में आया है कि यूजीसी नेट का भी आज पेपर लीक हो गया है। अब देखेंगे किस किस का लीक हुआ है, कल दिन में आज देखेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। फिलहाल पेपर लीक हो गया, ये खबर अभी आ गई है। चलिए इस खबर को अब यही विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत